अब हम लोग देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि पहले से हमें कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। जैसे जैसे हम चीज़ों को यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे उन चीज़ों के लिए हम पे करते जाएंगे। जैसे अब पहले क्या होता था कि अगर हमें सर्वर खरीदना पड़ता है तो हमें पहले ही पैसा देना होता है, ठीक है। और उस सर्वर पे अगर कोई चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके लिए भी पहले ही पैसा देना होता है। चाहे बाद में वो चीज़ें हम यूज़ करें या ना करें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कुछ नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं पहले के ज़माने में, तो हमें सर्वर खरीदना है, उससे रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर्स खरीदने हैं, सब इंस्टॉल करने हैं। फिर कुछ दिन बाद वो आउटडेटेड हो जाते थे तो उन्हें अपडेट करने में वापस से कॉस्ट लगता था। लेकिन ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं होती है। ये सब क्या होता है कि वो अपने आप अपडेट होता रहता है बैकएंड में, हमें पता भी नहीं चलता है और हमें बस उतना ही पैसा देना होता है जितना का हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अच्छा, ग्लोबल। ग्लोबल मतलब क्या हो गया कि हम लोग अगर ऑन प्रेमिसेस मतलब अपने यहाँ जो सर्वर रखते हैं उसे ऑन प्रेमिसेस कहते हैं। तो ऑन प्रेमिसेस पे अगर कोई चीज़ रख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के हर कोने से उस चीज़ को एक्सेस किया जा सके, ठीक है। लेकिन AZ900 मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग के हेल्प से हम लोग ग्लोबली कोई भी चीज़ लॉन्च कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। AZ900 में एक नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क बैकबोन होता है, ठीक है। मतलब काफ़ी तरीके के नेटवर्क बैकबोन होते हैं। एक होता है नेटवर्क बैकबोन एक्सप्रेस राउट। इस एक्सप्रेस राउट के हेल्प से हम लोग ऑन प्रेमिसेस के डेटा को क्लाउड से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्लाउड किसी एक क्लाउड के दूसरे क्लाउड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक नेटवर्क बैकबोन जो है AZ900 प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होता है कि, और एक और कॉन्सेप्ट है CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। इससे हम लोग अपने पास वाले जितने भी लोकेशन पे AZ900 का डेटा सेंटर मौजूद है वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे कि यूज़र को एक्सेस करने में आसानी हो। तो यही बात है कि ग्लोबल जो है, ग्लोबल कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोग जो भी अपने वर्कलोड्स है, वर्कलोड्स मतलब क्या हो गया, जो भी हम लोग का वर्क आइटम है। वर्क आइटम मतलब क्या हो गया, जो भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं। और अगर ग्रैनुलर लेवल पे जाएं तो जो भी हम लोग मतलब रोज एवरीडे जो भी काम करते हैं, ठीक है। जैसे कोई प्लगइन डेवलप कर दिए या फिर कोई एक्सटेंशन डेवलप किए, अब उसे ग्लोबली अपने जितने भी क्लाइंट हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दिखाना है कि देखिए, प्रीव्यू के लिए देखिए कि क्या ये सही है कि नहीं। तो उसको हम लोग आसानी से ग्लोबली लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है, लॉन्च वर्कलोड्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बस हमें रीजन चूज़ करना होता है कि कहाँ पर करना है, क्या ईस्ट यूएस में करना है या फिर सेंट्रल यूएस में, या ईस्ट सेंट्रल नहीं, वेस्ट यूएस में करना है। मतलब इस तरीके से रीजन हम लोग सेलेक्ट करना होता है, वो वहाँ पे डिप्लॉय हो जाता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव ग्लोबल। अब बात करते हैं सिक्योर की। सिक्योर कैसे है ये? तो सिक्योर ये ऐसे है कि जब भी हम लोग कोई, सबसे पहले अगर AZ900 की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद इसका एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है वो एज्योर एडी प्रोवाइड करता है। एज्योर एडी ऐसे कह सकते हैं कि मैनेजर है सारे यूज़र को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो एज्योर एडी जो है वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है और इसके अपने अपने इसके फायरवॉल्स हैं अपने AZ900 के, जो ये लगाता है। मतलब काफ़ी चीज़ें ये ऐसी दे देता है जो हम लोग अगर अपने सर्वर खुद के ऑर्गेनाइजेशनल सर्वर पे करना चाहें तो उसके लिए काफ़ी कॉस्ट लग सकता है और वो उतना सिक्योर भी ना हो, क्योंकि दिन पर दिन चीज़ें जो हैं अनसिक्योर होती जा रही हैं। लोग नए नए तरीके ढूंढ दे रहे हैं कि किसी भी चीज़ को हैक करने के, या फिर कोई ना कोई ग्लिच आ ही जा रही है। तो उस चीज़ को अपडेटेड रखने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग एक बेस्ट ऑप्शन है, जो कि वहाँ पर अक्सर लोग काम करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं और चीज़ों को सिक्योर बनाते रहते हैं। इन द प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि बना के फिर छोड़ दिए 1 साल के लिए, नहीं, हर दिन अपडेट होता रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो भी फिजिकल सिक्योरिटी है, अच्छा फिजिकल सिक्योरिटी इन द सेंस कि आपका जो सर्वर कहीं पर है, जैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे सर्वर रखे हैं, वहाँ पे बाढ़ आ गई, आपका सर्वर डूब गया, ठीक है। तो फिर उसका अगर बैकअप नहीं है, और बैकअप कितना ही रखेंगे, जहाँ बैकअप रखें वहाँ पे भी बाढ़ आ गई,
तो फिर तो आपका सारा डेटा गया। लेकिन यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग इन द सेंस AZ900 स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर इनके ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर इनके ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इनके काफ़ी जोन्स होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। और जो ये अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं इनमें ये काफ़ी रिडंडेंसी रेप्लिकेशन वगैरह, जोन रिडंडेंट सर्विस वगैरह लगा के रखते हैं। जिससे क्या होता है, रीजन पेयर एक होता है कॉन्सेप्ट, जिससे क्या होता है कि अगर बाई चांस किसी एक रीजन में कुछ हादसा हो जाता है या फिर कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो उसको रिकवर किया जा सके। तो इसीलिए ये फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। और साथ ही साथ अब देखिए एक और है कि एबिलिटी टू कॉन्फ़िगर टू ग्रैनुलर लेवल। ग्रैनुलर लेवल का मतलब क्या है कि कौन से यूज़र को क्या एक्सेस देना है, ये भी हम लोग स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर सकते हैं AZ900 में कि कौन से यूज़र को, जैसे कोई यूज़र है राम, इसको केवल हम एक VM जो है वही यूज़ करने दे सकते हैं। राम को केवल VM यूज़ करने दे सकते हैं और उसमें भी केवल उसको रीड करने दे सकते हैं VM की चीज़ों को। उस पर राइट जो है, राइट नहीं करने दे सकते हैं, उस पर राइट नहीं करने दे सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ग्रैनुलर लेवल पे जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव, ग्लोबल और सिक्योर। अच्छा, अब बात करते हैं रिलायबल कैसे है। रिलायबल ये ऐसे है, जैसे अभी बताया हमने कि काफ़ी ढेर सारी जगहों पे इन्होंने अपने डेटा को जो है कॉपी किया हुआ है, रेप्लिकेट किया हुआ है। एक इनमें सर्विस भी होती है जोन रिडंडेंट सर्विस, जोन रिडंडेंट सर्विस। तो इससे क्या होता है कि डेटा का बैकअप बना होता है। डिज़ास्टर रिकवरी, डिज़ास्टर रिकवरी मतलब कि ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि चीज़ों को इस तरीके से बनाया गया है जो कि सिस्टम को जैसे ही अगर कोई हादसा हो या फिर नेचुरल डिज़ास्टर हो तो तुरंत रिकवर कर जाए, तो उसको कहते हैं डिज़ास्टर रिकवरी। तो रिलायबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये डेटा बैकअप प्रोवाइड करता है। कैसे? रेप्लिकेशन रिडंडेंसी के हेल्प से। डिज़ास्टर रिकवरी प्रोवाइड करता है कैसे? सारी चीज़ों को रेप्लिकेट कर देगा दूसरे रीजन में। तो दो रीजन में सेम चीज़ रखा हुआ है ताकि एक रीजन में अगर कुछ हुआ तो दूसरे रीजन का भी चीज़ें हैं उससे काम हो जाएगा। दूसरा डेटा रेप्लिकेशन, सेम चीज़। और तीसरा है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब वही बात हो गई कि अगर बाई चांस बहुत बड़े लेवल पे दिक्कत नहीं आई है, मान लीजिए सर्वर में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक है, तो सर्वर में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो उस सर्वर को जो है कुछ देर के लिए बंद कर देंगे और उससे उसके रिडंडेंट जो सर्वर है उसको ऑन कर देंगे और उससे सारे डेटा जो है वो फैच होंगे। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्ट टॉलरेंस। अच्छा, स्केलेबल। स्केलेबल मतलब क्या हो गया, जैसे कि अभी हमारी साइट को केवल एक VM की ज़रूरत है, तो एक VM यूज़ हो रहा है। अचानक से जैसे हॉटस्टार का एग्जांपल ले सकते हैं कि IPL के दिनों में उनमें बहुत ज़्यादा व्यूवर्स आ जाते हैं, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? तो वो यही होता है कि वो काफ़ी स्केल कर देते हैं अपनी चीज़ों को अपने आप ही। सर्विस के डिमांड पर जैसे ज़्यादा व्यूअर आ रहे हैं तो अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और इंक्रीज़ कर देंगे, अपनी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और इंक्रीज़ कर देंगे। और जब लोग चले गए, जब जैसे अभी कोई भी IPL वगैरह नहीं चल रहा है तो उनको जो है हटा देंगे, उनको हटा देंगे। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इलास्टिक। इलास्टिक मतलब क्या होता है कि ये जो स्केलिंग हो रही थी इसमें कोई ना कोई जाकर वहाँ पर कोई बटन प्रेस कर रहा होगा कि हाँ अब स्केल अप करो। स्केल अप मतलब चीज़ों के रैम बढ़ाना, मतलब अगर पहले 8 GB रैम था तो अब 16 GB कर दिए, तो ये हो गया स्केल अप। मतलब कंप्यूटर एक ही है, उनके उसके अंदर की चीज़ों का जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दी, तो उसको कहते हैं स्केल अप। ठीक है, ठीक है। इसकी वर्टिकल स्केलिंग कहते हैं, सॉरी, वर्टिकल स्केलिंग कहते हैं। स्केल अप स्केल डाउन दूसरा चीज़ है। वर्टिकल स्केलिंग मतलब अपने चीज़ों का ही जो कैपेसिटी है वो बढ़ा देना, जैसे i3 से i5 कर देना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल स्केलिंग। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब ये ऐसे नए नए VM जो हैं या नए नए चीज़ें जोड़ते जाना, नए नए CPU जोड़ते जाना।
ठीक है, तो इसको कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। और स्केल अप स्केल डाउन क्या है? स्केल अप स्केल डाउन जो है वो स्केल अप मतलब कि जैसे ये वीएम है, वीएम में क्या हुआ कि अभी बहुत ढेर सारे व्यूअर्स आ गए, तो हमने ढेर सारे वीएम जोड़ दिए, ठीक है, हमने ये ढेर सारे वीएम जोड़ दिए। लेकिन अब जो व्यूअर्स हैं वो कम होते गए, तो हमने ये सारे कम कर दिए कि हाँ भैया अब एक ही की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब हमने जोड़ा तो उसको कह रहे थे स्केल अप, जब हमने उसको वापस से घटा दिया तो उसे बोलते हैं स्केल डाउन, ठीक है। अब ये जो स्केल अप और स्केल डाउन है, ये जो स्केल अप और स्केल डाउन है, इसको करने में कोई ना कोई प्रोसेस या कह सकते हैं कि हम इन्वॉल्व हो रहे थे कि यहाँ कोई अगर बटन होगा स्केल अप का तो स्केल अप कर देंगे, और यहाँ कोई बटन होगा स्केल डाउन का तो स्केल डाउन वाला दबा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि हम लोग को इन्वॉल्व होना पड़ रहा था। लेकिन इलास्टिसिटी में क्या होता है, इलास्टिसिटी में अपने आप ही होता है ये, हमें इन बटन की अब ज़रूरत नहीं है, हमें इन बटन की अब ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही देखेगा कि कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उससे अगर ज़्यादा जा रहा है तो ये वीएम को ऐड कर देगा, और अगर कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू है, मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू, उससे अगर ये कम जा रहा है तो इन वीएम को ये हटा देगा, इस वीएम को ये हटा देगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब जो है अब बात करते हैं करंट की। तो द अंडरलाइंग हार्डवेयर मैनेज सॉफ्टवेयर इज पैच्ड अपग्रेडेड एंड रिप्लेस्ड बाय द सीएसपी। मतलब कि वही बात हो गई कि अगर हमारे पास अगर ऑर्गेनाइजेशन पे कोई सर्वर होता तो उसको 1-2 साल बाद वो पुराना हो जाता, तो मतलब वापस से उससे अपग्रेड करना पड़ता, वापस से उसको उसकी चीज़ें बदलनी पड़ती, उसका पैच वापस से डाउनलोड करना पड़ता, प्लग इन करना पड़ता, अपग्रेड करना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने आप ही कर देता है बिना हम लोग को पता लगे ही। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि अगर कोई वीएम पे अगर विंडोज़ 10 इंस्टॉल किए हैं और विंडोज़ 10 में कोई मान लेते हैं कि वल्नरेबिलिटी आ गई और इसको अपडेट करने बोला गया, तो ऐसा नहीं है कि ये हमें बोलेगा कि नहीं तुम जो विंडोज़ 10 अपना इंस्टॉल की हो अपने वीएम पे उसको इंस्टॉल करो, ये अपने आप ही कर देगा। और उसके लिए हमें ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं करना है, तो और हमें पता भी नहीं चलता बेसिकली कि ये हाँ अपग्रेड हुआ है। अब वही अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन पे जो सर्वर होता उसमें हम लोग को ये सब करनी पड़ती, उसके लिए हम लोग को हायर भी करना पड़ता पीपल्स को। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बहुत लेस एम्प्लॉयर चाहिए हम लोग को, और आसानी से हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। ये हो गई। तो अभी 2-3 जो टर्म्स हैं, जैसे स्केलेबिलिटी, मतलब स्केलेबिलिटी मतलब क्या हो गया, स्केल अप, स्केल डाउन, स्केल वर्टिकली, स्केल हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब अपने से ही स्केल अप और स्केल डाउन हो। एजिलिटी मतलब कि तुरंत काम हो, ऐसे नहीं कि जैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू जैसे दी है कि अगर 80 व्यूअर आए, 80 व्यूअर्स आए तो तुरंत वीएम 1 से 4 हो जाए। तो जैसे ही ये 79 से 80 पहुंचा तुरंत ये 4 हो जाए, ऐसा वेट ना करना पड़े, ठीक है। तो उसको कहते हैं एजिलिटी, रिएक्टिंग वेरी फास्टली, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक हाई अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। हाई अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि यही जो रेप्लिकेशन रिडंडेंसी कर रहे हैं उससे क्या होता है कि सिस्टम का जो अप टाइम है वो बढ़ जाता है। कई बार हम लोग पुराने समय में देखते थे कि या अभी भी गवर्नमेंट साइड जो है वो डाउन हो जाती है ज़्यादा फॉर्म भरने पर, तो उसका मतलब क्या है, उनका अप टाइम काफ़ी कम, ठीक है, उनका जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। उसको हाईली कैसे बना सकते हैं अवेलेबल, ढेर सारे रिडंडेंट कर दें उनके वेबसाइट का, रिडंडेंसी बढ़ा दें उनके सर्वर का, तो उनका ये मतलब एक मात्र तरीका है कि हाई अवेलेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं। काफ़ी इसके तरीके होते हैं हाई अवेलेबिलिटी अचीव करने के। तो यही है कि हाई अवेलेबिलिटी इज़ द एग्रीड लेवल ऑफ ऑपरेशनल अप टाइम फॉर द सिस्टम। इट इज़ अच्छा, इसका सिंपल कैलकुलेशन होता है, अवेलेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अप टाइम डिवाइडेड बाई अप टाइम प्लस डाउन टाइम, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग और क्या क्या चीज़ें होती हैं।